नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कल प्रधानमंत्री बिहार गए हुए थे। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह था, उसमें वो शामिल होने गए। वहां दो तीन चीजों को लेकर बड़ी चर्चा रही। पहला तो यह कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, लेकिन इस बारे में कहीं कोई विज्ञापन नहीं दिया गया, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की जा रही है। ये बहुत लोगों वहां का, आप ये कहिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें इसे लेकर बड़ा कौतूहल रहा। आम लोगों में कौतूहल रहा, इसकी भी चर्चा है। दूसरा, स्वागत तो प्रधानमंत्री का सुशासन बाबू ने बड़ी गर्मजोशी से किया, लेकिन मंच पर उस तरह की बातचीत कि भाई दोनों लोग आसपास बैठे हो तो बड़ी बातचीत हो रही हो, यह नहीं देखने को मिली। इसे भी लेकर काफी कुछ बातें हुई और फिर यह सवाल उठा कि क्या वाकई में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ सामान्य है। देखिए, राजनीति में तो ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या चल रहा है, सामान्य या असामान्य, लेकिन जो बिहार का घटनाक्रम है वो ये बताता है कि सब कुछ सामान्य तो नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये कि ये जो असामान्य जब कहा जा रहा है तो असल में जो भाजपा अब बिहार में करने जा रही है वो जाहिर तौर पर जदयू की समस्या बढ़ा देगा। क्या करने जा रही है उसी पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जब धर्मेंद्र प्रधान आए, आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन हो गया होगा, धर्मेंद्र प्रधान आए थे बिहार। तब ये चर्चा हुई कि साहब 1-1.5 महीने में ही दूसरी बार, और उसी समय अग्निपथ वाले मसले को लेकर बिहार उबल रहा था। उबल अभी भी रहा है, लेकिन तब तो मामला बड़ा गंभीर था और भाजपा के लोग भी बड़े हमलावर थे नीतीश कुमार के ऊपर, और वो तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और सरकार हम न कहें, सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। ये सब जब चल रहा था तभी धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और वो अपने विधायकों को बिहार के और अपने बिहार नेताओं को समझाते हैं, और वो मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, और उसके बाद एक घोषणा करते हैं वो कि 2025 तक तो हमारे नेता यही रहेंगे। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जिस योजना पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका संकेत तभी धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश बाबू को दे दिया था। और एक बात यह भी है कि ऐसा लगता है कि इसका संकेत नीतीश बाबू को पहले ही था, या फिर जिस तरीके से अब संबंध हो गए हैं उसकी वजह से अब यह कदम भाजपा उठाने जा रही है। सवाल यह है कदम क्या है, और वो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 30 तारीख को, 30 जुलाई को 30-31 भाजपा एक कार्यक्रम करने जा रही है बिहार में, और वो कार्यक्रम आप देखिए कि भाजपा के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक और सियासी तौर पर उसके बड़े मायने हैं। 30-31 तारीख को ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, इन तमाम जो इकाइयां हैं भाजपा की, उनका 2 दिन का कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम सामान्य नहीं है, इसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। जो लोग भाजपा को जानते हैं उनको यह मालूम होगा कि दरअसल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कितना महत्वपूर्ण पद है भाजपा संगठन में। तो ये दोनों लोग मौजूद रहेंगे। अब सवाल यह है कि वहां ये करेंगे क्या, उस बैठक का लबोलुआब क्या है। तो ये सारे मोर्चे जो है, जैसे ओबीसी मोर्चा है तो ये ओबीसी जो समूह है बिहार में उससे जाकर मिलेगा, एसटी मोर्चा एसटी समूह से जाकर मिलेगा, महिला मोर्चा महिलाओं से जाकर मिलेगा, और अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक समुदाय से जाकर मिलेगा। आगे बढ़ूं उसके पहले आपको एक चीज बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार की मजबूती, आप कहिए कि जदयू का जो आधार है मजबूत, वो 2-3 बातें जो नीतीश कुमार ने की उसकी वजह से। पहला, अति दलित अति पिछड़ा वाला जो उन्होंने एक वर्ग गढ़ा, और दूसरा उन्होंने पासमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ किया, और तीसरा
महिलाओं को आप देखिए कि महिलाएं साइलेंट वोटर हैं नीतीश कुमार की। अब जब ये एक तरह से आउटरीच कार्यक्रम है, ये जब तमाम स्टेक होल्डर, जैसे महिला मोर्चा महिलाओं से मिलेगी, अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक से मिलेगा, तो ये तमाम लोग उनको सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि साहब आप तक लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इस संदर्भ में भाजपा ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि संगठन अपनी जगह और सरकार अपनी जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके 70-71 विधायक हैं वो तो है ही हैं, और उसके अलावा जो 43 विधायक जदयू के हैं, उनके विधानसभा इलाकों में भी ये लोग जाएंगे और वहां पर उनसे भी बातचीत करेंगे, वहां के लोगों के ये मोर्चा, ये तो एक काम करेगा। दूसरा, 243 विधानसभाओं में एक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में वो भी एक तो ये जितनी भाजपा की इकाइयां हैं वो काम करेंगी। दूसरा, 243 विधानसभाओं में अलग सबसे मिला जुला जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। ये दरअसल जो आप सुन रहे हैं ये एकदम वही आप ये कहिए कि मिशन है जो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना में क्या किया गया था? तेलंगाना में भाजपा ने वहां की 119 विधानसभाओं में सभाएं की और उन सभाओं के जरिए, तमाम उसमें मंत्री थे भाजपा के और बड़े बड़े नेता, उन सभाओं के जरिए वहां से फीडबैक लिया गया और फिर उसके बाद जो तमाम प्रवासी हैं उन प्रवासियों से भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की और उनसे भी फीडबैक लिया और उस फीडबैक के बाद अब वो वहां पर एक अलग तरह से काम करेंगे। यही काम भाजपा बिहार में करने जा रही है, जिसकी शुरुआत ये 30 जुलाई से हो और ये जाहिर तौर पर अब ये जो शुरुआत है, इस शुरुआत से एक बात तो स्पष्ट है कि जो धर्मेंद्र प्रधान ने 2025 की रूपरेखा खींची है, भाजपा ने यह तय कर रखा है कि 2025 तक इस स्थिति में पहुंच जाना है कि वहां सबको रिप्लेस करके मजबूत जनाधार वाली पार्टी में बदल जाना है। इस आउटरीच प्रोग्राम से तो ये बात समझ में आती है। और फिर ये जो एक भाजपा ने कवायद शुरू की है पसमानदा मुसलमानों वाला, ये आपने सुना होगा कि तेलंगाना में जब प्रधानमंत्री गए क्या, वो जो भाग्यनगर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक में जो 2 उपचुनाव जीते गए उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव की जब समीक्षा की बात हुई तो वहां कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने कहा नहीं रुकिए, असल में ये जीत जो है दोनों जगह, वो जीत इसलिए हुई क्योंकि पसमानदा कहा जा रहा है कि लामबंद हुए भाजपा के पक्ष में। हालांकि इसको लेकर एक थ्योरी और भी है, वो ये कि जो अशराफ मुस्लिम हैं वो चाहते थे कि सबक सिखाया जाए अखिलेश यादव को, और यही वजह रही कि उन लोगों ने अखिलेश के खिलाफ आजमगढ़ में लामबंद किया पसमानदाओं को और ये कहा कि ये जो है इनको सबक सिखाना जरूरी है। तो उस सबक सिखाने के लिए वहां भाजपा निकल गई और चूंकि बसपा के पक्ष में अशराफ ने वहां पर लामबंद कराया। और रामपुर के बारे में यह चर्चा है कि असल में आजम खां से वहां के पसमानदा जो है वो खार खाए बैठे हैं, तो ये भी अशराफी हैं। तो वो उस रिएक्शन में जो है वहां पर भाजपा जीती। लेकिन ये भाजपा की एक योजना है कि पसमानदा को जोड़ा जाए। अब ये भी एक बहस इस पर अब छिड़ी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि पसमानदा को जोड़ने के चक्कर में भाजपा गच्चा न खा जाए। लेकिन बिहार, जहां नीतीश कुमार बड़ी मजबूत स्थिति में फिलहाल दिखते हैं और राजद बड़ी मजबूत स्थिति में दिखती है, और वहां पर जो जातीय संरचना है वो उस जातीय संरचना को भेद पाना बहुत सहज नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में वहां पर मोमेंटम बना है, तभी 73 सीटें 73
74 सीटें भाजपा जीत पाई और अब जो है 3 और मिल गए तो 77 हो गया। तो ये मोमेंटम बना है, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो 122 चाहिए और उस 122 के लिए पेनिट्रेशन करना पड़ेगा समाज के और हिस्सों में एक, और दूसरा और जो जातीय समाज है उसमें। तो उसमें देखिए यादव और वो टूटने से रहे, क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव है, राजद है, और इधर जो है आप ये कहिए कि कुर्मी वाले मसले में जो अपना नीतीश बाबू का जातीय समूह है उसमें आरसीपी सिंह है। अब आरसीपी सिंह अगर खड़े होते हैं, उस तरह लड़ते हैं, तो उसकी क्या सियासी हानि लाभ होगा वो तो एक अलग मसला है। लेकिन ये इस तरीके से, इस वजह से लगता है कि एक पसमानदा वाले मसले को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन सब मिला जुला के जो ये आउटरीच कार्यक्रम तेलंगाना की तरह भाजपा बिहार में चलाने जा रही है, उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि वो बिहार में अब 2025 के बाद जो, या 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें अपने लिए एक अलग राह तलाश रही है। और जाहिर तौर पर यह अलग राह चाहे जदयू हो या राजद हो, उनके लिए समस्या का सबब बने हैं। तभी ये लोग अब तमाम मसलों पर एक साथ आकर भाजपा के खिलाफ हो जाते हैं। तो उससे अब ये एकदम स्पष्ट हो गया कि इसकी वजह क्या है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि भाजपा वहां पर अपने पैर पसार रही है और उसके लिए बाकायदे मिशन मोड में लग गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।